नमस्कार दोस्तों। आज अपन नेट जेआरएफ के सिलेबस में एक कृति जोड़ी गई है अज्ञेय की, अरे या और रहेगा याद। इसकी बहुत डिमांड थी, विद्यार्थियों का कहना था कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए। तो आज देखिए अपन पढ़ेंगे अरे या और रहेगा याद, अज्ञेय की रचना है। ठीक है, ये यात्रा वृत्तांत है। तो देखिए इकाई जो 10 है नेट जेआरएफ की, उसमें अरे या और रहेगा याद है। लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। प्रकाशन तिथि 1953 है। अज्ञेय का थोड़ा सा जीवन परिचय देख लेते हैं। अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को कुशीनगर देवरिया गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 4 अप्रैल 1987 नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, और अज्ञेय के बारे में विस्तार से अगर आप कवि परिचय लेखक परिचय जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में एक वीडियो है, उनमें से उसका अध्ययन करें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि इनका नामकरण अज्ञेय कैसे पड़ा, क्या हुआ, कौन कौन सी रचनाएं लिखी, सब कुछ। अज्ञेय नाम उनको प्रेमचंद जी के द्वारा दिया गया था। इसकी विस्तार से चर्चा मैंने कवि परिचय या लेखक परिचय जो है उसमें मैंने दे रखी है। बहुत अच्छे से आपको बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए एक बार कवि परिचय अज्ञेय का जरूर पढ़ें प्लेलिस्ट में से। ये प्रयोगवाद और नई कविता के जनक माने जाते हैं, यानी प्रयोगवाद और नई कविता के सलाहकार पुरुष थे। ठीक है, प्रगतिवाद के सलाहकार पुरुष की चर्चा करें तो नागार्जुन होंगे। तो प्रयोगवाद के जनक थे क्योंकि इन्होंने तार सप्तक का संपादन किया था। 1936-37 में इन्होंने सैनिक और विशाल भारत पत्रिकाओं का संपादन किया था। सैनिक का आगरा से किया था, विशाल भारत का कोलकाता से किया था। इनके 2 यात्रावर्त या संस्मरण है। ठीक है, अरे या वो रहेगा याद। ये जो यात्रा वृत्तांत है इसमें अज्ञेय ने अपने देश में असम से लेकर के पश्चिमी सीमा प्रांत यानी गुजरात तक की गई यात्राओं का वर्णन किया गया। अपन आज इसी अरे या वो रहेगा याद इसका ही विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अरे या वो रहेगा याद, इसमें अपने देश में की गई यात्राओं का वर्णन है। एक दूसरी रचना है एक बूंद सहसा उछली, इसमें विदेशी यात्राओं से संबंधित यात्राओं का वर्णन किया गया। एक बूंद सहसा उछली में विदेशी यात्राओं से संबंधित इसके अतिरिक्त अज्ञेय ने एक अन्य कृति है जनक जान की। ये 1984 में यात्रा पुस्तक का संपादन किया था। 3 थे स्पेशली, तो अरे या और रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली, यही है। अरे या और रहेगा याद में अपने देश में की गई यात्राएं हैं, एक बूंद सहसा उछली में विदेश में की गई यात्रा है। अन्य एक पुस्तक है जो पुस्तक है वो जनक जान की ये पुस्तक है, ये भी यात्रा वृत्तांती है, परंतु ये 2 महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखते हैं, देखो महत्वपूर्ण बिंदु। अरे ये अब रहेगा याद, यह यात्रा संस्मरण 8 शीर्षकों में विभक्त है। कितने शीर्षकों में? 8 में। अच्छा प्रश्न बनता है, पूछा जा सकता है। दूसरी बात इसमें यह पूछा जा सकता है कि अरे ये अब रहेगा याद में कहाँ का वर्णन है, तो अपने देश में की गई यात्राओं का वर्णन है, ये भी याद रखिएगा। परशुराम से तुरखम एक टायर की राम कहानी है। दूसरा शीर्षक है किरणों की खोज। तीसरा है देवताओं के अंचल में। चौथा है मौत की घाटी। पांचवा है एलूरा। छठा है मांझुली। सातवां है बहता पानी निर्मल। और आठवां है सागर सोवियत मेघ मेघलित। ये 8 शीर्षक हैं। अरे या रहेगा याद में कितने शीर्षक हैं? 8 शीर्षकों में विभक्त रचना है। आगे देखिए, अरे या रहेगा याद एक क्लासिक यात्रा संस्मरण है। कैसा संस्मरण है? एक क्लासिक यात्रा संस्मरण है। अज्ञेय ने इस कृति में बिना किसी लाग लपेट के संस्कृति, समाज और सभ्यता पर बेबाक विचार व्यक्त रखते हुए समग्र भारत में सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रकाश में लाने का प्रयास किया गया। सांस्कृतिक जो विशेषताएं हैं अपने देश में, इस रचना को लिखने का मुख्य उद्देश्य अज्ञेय का यही था कि अपने संपूर्ण देश में की गई यात्राओं का वर्णन है। यह बात तो आपको स्पष्ट हो गई। इसमें अपने संपूर्ण देश की संस्कृति है, यहाँ के समाज, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की जो पोशाक हैं, उनका बेबाक विचार रखते हुए संपूर्ण जो भारत है, समग्र भारत के सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रकाश में, यानी संपूर्ण देश में कैसी संस्कृति चल रही है, क्योंकि अपने देश में भिन्नताओं में एकता होने के कारण अपने देश में एक रहते हैं। यानी हर एक क्षेत्र में देखो अलग संस्कृति है, अलग अपना खान पान है, हर जगह का अलग पानी है, हर चीज़ अलग अलग है, फिर भी अपन सभी एक रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को एक साथ व्यक्त किया है अज्ञेय ने। सभी सांस्कृतिक विशेषताओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है और एक साथ व्यक्त किया है। तो अपने देश के सांस्कृतिक समाज की व्यवस्था, सभ्यता,
इन सभी के बारे में विस्तार से इसमें चर्चा की है। वहाँ की जलवायु है, वहाँ का रहन सहन है, वहाँ का खान पान है, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ की समाज की विशेषताएं हैं, हर चीज़ अलग अलग है। तो उन सभी को एक साथ इसमें प्रस्तुत किया गया है। आई बात समझ में? आगे देखो, इस कृति में अज्ञे ने किसी स्थान पर बाहरी वर्णन भर प्रस्तुत नहीं किया, यानी किसी स्थान का कोई बाहरी वर्णन भर कोई प्रस्तुत करने की कोई योजना नहीं थी आगे की, अपितु किसी स्थान विशेष को देख करके, यानी किसी स्थान विशेष को देख करके मन में उठने वाली जो अपनी जिज्ञासाएं, अपनी प्रतिक्रियाओं को भी यथास्थान पर व्यक्त किया। यानी कोई स्थान अज्ञे जी ने देखा, जैसे कि उदाहरण के तौर पर दक्षिण भारत का कोई क्षेत्र अज्ञे जी ने देखा, उनको वहाँ की कुछ विशेषताएं अच्छी लगी और उनके मन में जो इच्छाएं जगी अज्ञे जी के, उनके प्रति जो प्रतिक्रियाएं अज्ञे स्वयं देना चाहते हैं, उनको भी यथास्थान पर व्यक्त किया कि यहाँ की ये विशेषता बहुत अच्छी है और यहाँ की ये जो सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता है उसमें कुछ कमजोरी नजर आई तो उसको भी व्यक्त किया है, और कुछ अच्छाई नजर आई तो उसको भी लिखा है कि हर समाज में कोई ना कोई अच्छाई मिलती है और कोई ना कोई कमी भी जरूर मिलती है। तो उन सभी चीज़ों को उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से, सलीके के ढंग से यथास्थान पर व्यक्त किया है। लेखक ने अपने एक प्रसिद्ध कविता की पंक्ति को शीर्षक बना करके मनुष्य एवं प्रकृति के अंतर संबंधों का बराबर विश्लेषण किया। बहुत अच्छी बात कही है। देखो, लेखक ने अपनी एक प्रसिद्ध इनकी एक कविता थी, उनकी एक पंक्ति को शीर्षक बना करके मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो अंतर संबंध होते हैं ना, उनका बराबर क्या किया है, विश्लेषण किया है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो संबंध होते हैं उनका विस्तार से उन्होंने चर्चा की है कि प्रकृति के साथ अपन को ऐसा बिहेव करना चाहिए और जिससे अपन को ये फायदा हो सकता है, अगर अपन प्रकृति के साथ गलत करेंगे तो अपन को उसका नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। तो प्रकृति और मनुष्य के अंतर संबंधों का बराबर इन्होंने क्या किया, विश्लेषण किया है, अच्छे से उस चीज को समझा है। आगे देखिए, कथन अजय ने अरे या वो रहेगा याद की भूमिका में लिखा है, यानी इस पुस्तक को लिखने से पहले भूमिका लिखी थी, उसमें लिखा है कि स्पष्ट है कि अरे या वो रहेगा याद जैसी पुस्तकों को उनके मिलने वाली भौगोलिक अथवा प्रादेशिक, यानी ये जो पुस्तक है इसमें मिलने वाली भौगोलिक, यानी भौगोलिक विशेषता किसी क्षेत्र विशेष की और किसी प्रदेश की जानकारी के लिए नहीं पढ़ा जाएगा। यानी इस पुस्तक को किसी भौगोलिक और प्रादेशिक जानकारी के लिए नहीं पढ़ा जाएगा। ऐसे यात्रा संस्मरण टूरिज्म गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे जाते। यानी टूरिज्म स्थान का गाइड का मतलब है कि अपन घूमने कहीं पर जाते हैं तो उससे पहले उस स्थान विशेष के बारे में कोई लिखेगी कोई पुस्तक होती है, उसका अपन अध्ययन करते हैं कि यहाँ पर देखने के लायक क्या चीज़ है। तो इस पुस्तक को ऐसा कभी नहीं किया जाएगा कि टूरिज्म गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाए। यानी इस पुस्तक को टूरिज्म स्थान के गाइड के रूप में कभी नहीं पढ़ें। ऐसी गलती कभी नहीं करें कि कोई टूरिस्ट जा रहा और इस पुस्तक का अध्ययन कर रहा हो कि वहाँ पर ये देखें, जबकि मैंने तो यहाँ के भौगोलिक, प्रादेशिक, सांस्कृतिक सभी चीज़ों को एक साथ इस पुस्तक में रखा है। तो नहीं लिखें और नहीं पढ़ें। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत जो ब्यौरा होता है वो एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है। एक व्यक्ति विशेष होता है, वो अपनी यात्रा करता है तो उसका संपूर्ण ब्यौरा होता है, और वह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी भीतरी भी होती है। लेखक यहाँ पर बहुत ही गहरी बात लिख दी है आगे ने कि ये जो यात्रा वृत्तांत मैंने जो लिखा है, ये यात्रा का बाहरी वर्णन तो होती है, बल्कि मेरे अंदर की जो पीड़ा थी, मेरे अंदर जो इच्छा थी, जो आकांक्षा थी, जो भावनाएं थी, जो विचार थे, उसको भी मैंने इसमें बहुत ही हृदयंगम तरीके से यहाँ पर अभिव्यक्त किए हैं। यानी यहाँ पर मैंने इन चीज़ों को भी लिखा है कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, इन प्रादेशिक स्थलों को देख करके, यहाँ के लोगों को देख करके, यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देख करके, यहाँ की सांस्कृतिक सामाजिक जो विशेषताएं उनको देख करके, तो मैंने सब कुछ अच्छे से इसमें लिखा है। तो बाहरी तौर पर नहीं होती हुई भीतरी भी समझना चाहिए। आगे की इन पंक्तियों से ये स्पष्ट होता है कि पुस्तकों को एक टूरिस्ट गाइड की हैसियत से नहीं लिखा गया। यानी ये जो पुस्तक है, आगे ये जो ऊपर बात लिखी है आगे ने जो भूमिका में, इन पंक्तियों से ये स्पष्ट होता है कि भाई इन पुस्तकों को एक टूरिस्ट गाइड होती है उसकी हैसियत से नहीं लिखा गया। यानी एक टूरिस्ट गाइड के रूप में मैंने नहीं लिखा है, जो कि अपन पीछे बात कर चुके हैं। साहित्य के क्षेत्र में इनका बहुमूल्य योगदान है। इन साहित्य के क्षेत्र में ये जो पुस्तक लिखी है अरे याद रहेगा याद, इनका बहुमूल्य स्थान है और इसे उसी तरह देखा जाना चाहिए। इसमें आगे ने यात्रा के माध्यम से व्यक्ति मन की भीतरी परतों को देखने का प्रयास किया। यानी यात्रा के साथ साथ व्यक्ति के मन की भीतरी जो परत होती है, अपने भीतर में क्या चल रहा होता है, भीतर में उनके प्रति क्या अपनी भावनाएं होती हैं, क्या अपने विचार होते हैं, उनको देखने का भी प्रयास किया गया है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी क्या लिखते हैं कि यात्रा मानो विराट मानवीय विकास का ही एक सीमित प्रतीक है। इस दृष्टि से यात्रा संस्मरण लेखक और पाठक दोनों के लिए एक आदिम प्रतीक या फिर पुराण कथा की भांति बार बार अपने को रगेलता रहता है, यानी अपने को पीछे पीछे चलाता ही रहता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का क्या कथन है कि यात्रा मानो एक विराट मानवीय विकास का ही एक सीमित प्रतीक है।
इस दृष्टि से यात्रा जो संस्मरण है वो लेखक और पाठक दोनों को, लेखक होता है उसको तो होता ही होता है, साथ साथ में पाठक जो पढ़ने वाला था दोनों को एक आदिम प्रतीक या फिर पुराण की भांति बार बार अपने को रगेलता है, यानी बार बार अपने को उसके पीछे पीछे धकेलता रहता है। ऐसा लगता है कि अपनी यहाँ पर यात्रा यात्रा है वो कर रहे हैं लेखक के साथ साथ। आगे स्वयं कहते हैं कि संस्मरण ने पूरे यात्रा वृत्तांत का ही रूप नहीं, संस्मरण ने पूरे यात्रा वृत्तांत का ही रूप नहीं लिया, केवल एक चौकटा प्रस्तुत किया, पूरे यात्रा वृत्तांत का रूप नहीं लिया, एक चौकटा प्रस्तुत किया है जिसमें से उस यात्रा का अवलोकन किया जा सकता है। यात्रा संस्मरणों में वृत्तांत प्रस्तुत करने का ये है ढंग नया भी है और बहुत पुराना भी है। पाठक के लिए भी यहाँ पर नयापन और पुरानापन दोनों होंगे, और स्वयं मेरे लिए भी पुरानेपन में भी नयापन इस दृष्टि से है कि इसमें तीर्थयात्री की धर्म भावना का स्थान मिथक के अन्वेषी और विषम्य भावना ने लिया गया है। आगे जी लिखते हैं कि यायावर प्राय कहा करता है कि यायावर यानी घूमने वाला कहा करता है कि देश की पराधीनता सबसे अधिक अखरती है, यानी देश की जो पराधीनता है, प्रतंत्रता है, वो सबको बहुत ज़्यादा अखरती है। एक अपने हिमालय के अंग संसार के सबसे ऊंचे शिखर का नाम एवरेस्ट सुनकर और एक सीमा प्रदेश में जाने के परमिट के लिए फिरंगी पॉलिटिक्स एजेंट के दफ्तर में जाकर अपन को वहाँ पर जाना। आगे जी इसके बारे में लिखते हैं कि यायावर प्राय कहा करता है कि देश की पराधीनता सबसे अधिक तब अखरती है, यानी देश की जो पराधीनता यानी परतंत्र हो सबसे ज़्यादा अपन को तब अखरती है, तब बुरी लगती है जब एक अपने हिमालय के अंग संसार यानी अपने देश का जो हिमालय है उसके अंग संसार में सबसे ऊंचे शिखर का नाम एवरेस्ट है, ये सुनकर के और सीमा प्रदेशों में जाने के लिए परमिट की आवश्यकता पड़ती है, यानी अपने को किसी चीज़ की अपने को वहाँ से परमिट लेना पड़ता है, वहाँ पर जाने के लिए अपन को अनुमति लेनी पड़ती है। तो फिरंगी पॉलिटिक्स एजेंट के दफ्तर में जाकर के किसी फिरंगी पॉलिटिक्स यानी जो अपन किसी देश के अधीन होते हैं, पराधीन होते हैं, तो वहाँ पर फिरंगी एजेंट मिलेगा। तो एजेंट के दफ्तर में जाकर के अपन को वहाँ पर जाने के लिए क्या लेनी पड़ेगी, परमिट की आवश्यकता पड़ेगी। वहाँ पर जाने के लिए अपन को ये कहना पड़ेगा मुझे यहाँ पर जाने के लिए आप अनुमति दें, अनुमति लेनी पड़ेगी। तो तब जाकर के हमारी देश की पराधीनता वो सबसे ज़्यादा अपने अखरती है, क्योंकि अपने ही देश का जो एक क्षेत्र है, एक संसार है, एक अंग है, उसके शिखर पर यानी उसके स्थान पर जाने के लिए भी अपन को किसी की अनुमति लेनी पड़े तो उस समय अपन को बहुत ही बुरा लगता है कि अपन किसी के अधीन काम कर रहे हैं। आगे देखिए, प्रगतिशील आलोचक श्री रामविलास शर्मा जी लिखते हैं कि जो काम अपने पिता ने यानी आगे के पिता थे वो पुरातत्व क्षेत्र में किया था, पुरातत्व क्षेत्र में काम करते थे, तो पुरातत्व क्षेत्र में किया, जमीन से शिलालेख मूर्तियाँ यानी पुरातत्व विभाग जो होता है वो प्राचीन जो सामग्री होती है, शिलालेख होते हैं, मूर्तियाँ होती हैं, मरण मूर्तियाँ होती हैं, सिक्के होते हैं, उनके खोजने का काम होता है। तो आगे के पिता पुरातत्व क्षेत्र में क्या जमीन से शिलालेख मूर्तियों के निकालने का कार्य किया। वही काम आगे अंतिम वर्षों में अपने भारतीय अतीत के विशाल समृद्धि प्रदेश में करना चाहते थे, और वही काम आगे थे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में, यानी चारों तरफ से पूरे भारत देश की यात्राएं उन्होंने की वो करना चाहते थे। इतिहास की राख मिट्टी में दबे उन सब मील के पत्थरों को खोद करके बाहर निकालना जिन पर भारतीय संस्कृति के पड़ाव चिन्ह अंकित हैं। ये हैं वो अपने संपूर्ण भारत देश है उसके इतिहास की राख मिट्टी में दबे हुए उन सब मील के जो पत्थर हैं उनको खोद करके बाहर निकाला जिन पर भारतीय संस्कृति का पड़ाव चिन्ह अंकित है, यानी यहाँ पर भारतीय संस्कृति थी। वो भी आगे भी यही बातें चाहते थे, इसलिए उन आगे ने भी चारों संपूर्ण देश की वो यात्रा है वो की है असम से लेकर के गुजरात तक। अब इस पुस्तक का कथा का सार क्या है। आगे जी इस कृति में 8 यात्रा वृत्तांतों का वर्णन किया है और सभी में पर्याप्त विविधता है, यानी विविधता मिलती है, हर एक क्षेत्र समान नहीं है पूरे भारत देश का। कोई भी यात्रा मात्र व्यक्ति की यात्रा नहीं होती है, कोई यात्रा होती है वो एक व्यक्ति की यात्रा नहीं होती है। अगर वह जिस रास्ते पर चल रहा है और वह रास्ता भी यात्रा में शामिल है तो और रास्ते शामिल हैं तो कुछ नहीं शामिल किया जा सकता, यानी व्यक्ति जिस रास्ते से जा रहा है उस रास्ते को भी अपना यायावर मान लेता है तो उसमें वो यात्रा भी शामिल हो जाती है, और रास्ते शामिल हैं तो कुछ नहीं शामिल है। अरे यायावर रहेगा याद आगे का एक ऐसा ही यात्रा संस्मरण है जिसमें रास्ते शामिल हैं, यानी रास्तों को भी साथ शामिल किया है। इसीलिए यह पुस्तक अपने काल के भीतर और बाहर एक प्रक्रिया यानी अपने क्षेत्र में रूप में एक भीतर और बाहर की प्रक्रिया है, एक विचार और एक विमर्श भी है। आगे की यह पुस्तक इस मायने में एक कालातीत मिसाल लगती है कि इसके बहाने द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर के पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी तक तथा
भूगोल और कालखंड सामने आते हैं। यानी पूरे हिंदुस्तान है, उसमें द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर के पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी तक का भूगोल है, यानी भौगोलिक क्षेत्र है, और उस कालखंड है, उस वो जो समय गुजरा था वो सारा सामने आता है। जहाँ जितने अधिक सपने थे उतने ही यातनाओं के मंजर भी देखे, यानी जितने अधिक अच्छे सपने देखे थे उतनी अधिक यातनाएं यानी पीड़ाओं के मंजर भी अगे ने महसूस किए हैं। अगे अपनी यात्रा में लाहौर है, कश्मीर है, पंजाब है, औरंगाबाद है, बंगाल है, असम है आदि प्रदेशों की प्रकृति और भूमि से गुजरते हुए अपनी आत्मकथा आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। आत्मकथा शैली और भाषा की ताजगी से सिर्फ सौंदर्य को ही नहीं रचते हैं, बल्कि सदियों सदियां हम इनके गुलाम रहे हैं, उनके इतिहास के पन्ने भी पलटते रहते हैं। बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छा गद्यांश है ये। देखिए एक बार फिर से देखिए। आगे ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के मायने में एक कालातीत, एक पुराना समय व्यतीत है, एक मिसाल सी लगती है कि जिसके बहाने द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर के पूरे हिंदुस्तान के, यानी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तब से लेकर के पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी तक के पूरे क्षेत्र का भूगोल वहाँ के कालखंड के सामने से आगे के सामने आते हैं। जहाँ जितने अधिक सपने रहते हैं व्यक्ति विशेष के सामने, उतने ही यातनाओं के मंजर भी रहते हैं। जितने अधिक अच्छे सपने होते हैं उतनी ही पीड़ाएँ भी रहती हैं। आगे अपनी यात्रा में लाहौर से लेकर के देखो, लाहौर, कश्मीर, पंजाब, औरंगाबाद, बंगाल और असम आदि प्रदेशों की प्राकृतिक भूमि से गुजरते हुए उनकी आत्मकथात्मक शैली और भाषा की ताजगी से सिर्फ सौंदर्य को ही नहीं रचते हैं, बल्कि सदियों हम जिनके गुलाम रहे हैं उनके इतिहास के पन्ने भी पलटते रहते हैं। यानी सदियों हम जिस अंग्रेज़ों के गुलाम रहे थे उनके इतिहास के पन्ने भी पलटते रहते हैं कि उस समय कैसा मंजर रहा था, कितनी पीड़ाएं सहन करनी पड़ी थी, किस प्रकार से भारतवर्ष गुजर रहा था। आगे देखो, इसमें तमिलनाडु के अति प्राचीन मंदिरों के बारे में भी बताया गया। पूछा जा सकता है कथन कि आगे के अरे याव रहेगा याद में कहाँ के मंदिरों का विस्तार से चर्चा की गई है, तो तमिलनाडु के प्राचीन जो मंदिर हैं उनके बारे में भी बताया गया है। इस पुस्तक की शुरुआत ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों के अवतरण से हुई है। यानी इस पुस्तक की शुरुआत कहाँ से हुई है? ब्रह्मपुत्र से। पूछा जा सकता है कहाँ से शुरुआत हुई, तो ब्रह्मपुत्र के मैदानी जो इलाके थे वहाँ के भाग से अवतरण से हुई है। फिर ये बात हिमालय की दुर्गम जो घाटियाँ हैं वहाँ से झील में डेरा डालने से हुई है, और अंत में एलोरा की गुफाएँ, अजंता एलोरा की जो गुफाएँ हैं उसके इतिहास खोजने की कोशिश में भी करता हुआ अंत में यहाँ पर आ गए। यानी ब्रह्मपुत्र से शुरू होकर के हिमालय की दुर्गम घाटियों और झीलों में डेरा डालते हुए अंत में अजंता एलोरा की गुफाओं के इतिहास खोजने की कोशिश भी कर की गई है इस यात्रा वृत्तांत में। आगे जी ने एक लेख में पर्यटकों की जिम्मेदारियों का भी बोध कराया है कि पर्यटकों की क्या जिम्मेदारियाँ होती है, जो यात्री यात्रा करने जाते हैं उनकी क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं उनके बारे में। लाहौर के लोगों में अपनी संस्कृति के प्रति अभिमान, यानी लाहौर के जो लोग हैं वो अपने आप की जो संस्कृति है, वहाँ का रहन सहन है, वहाँ का कल्चर है, वहाँ की कला संस्कृति है, भौगोलिक स्थिति है, उसके प्रति लाहौर के लोगों का अभिमान, और बाहर से आने वाले लोगों के प्रति अनभिज्ञता, यानी बाहर से आने वाले जो लोग हैं वो वहाँ की संस्कृति के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनके अनभिज्ञता का वर्णन करते हुए चिंता व्यक्त की है कि बाहर से आने वाले लोग किस प्रकार नशा व्यसन आदि, यानी लाहौर में उस समय क्या है कि नशा वगैरह कुछ नहीं होता था, जबकि बाहर की जो यात्री यानी पर्यटक वहाँ पर जाते थे तो वहाँ पर नशा व्यसन आदि यहाँ पर लेकर आते, यानी बाहरी लोग पर्यटक के रूप में वहाँ पर नशे आदि व्यसन की लतें हैं वो वहाँ पर लेकर के जाते थे। माना कि पहाड़ी जो जनजातियाँ हैं वो पर्यटकों की जीवन पद्धति के अनुसार विकसित नहीं हुई, यानी पहाड़ी जनजातियाँ वो बिल्कुल सरल स्वच्छ स्वभाव से रहने वाले हैं, वो पर्यटकों की जीवन पद्धति के अनुसार विकसित नहीं है, लेकिन उनमें विकृतियाँ तो नहीं है, यानी उसमें बिल्कुल भी कमजोरियाँ हैं, पीड़ाएँ या जो गलत चीज़ें हैं वो उनमें बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। वो बिल्कुल सरल स्वच्छ स्वभाव से जीने वाली जनजातियाँ रहती हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। वैज्ञानिकता और आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में उनके विकास, विस्तार और विध्वंस के गणित को हल करने का द्वंद्व और एकत उद्यम इस पुस्तक को वायरल करती बनाते हैं। इस पुस्तक में क्या बताया गया है कि जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं वहाँ पर जो पर्यटक घूमने आते हैं वो व्यसन नशा आदि गलत लत लेकर के जाते हैं। इस वैज्ञानिकता और आधुनिकता के परिवेश में उनके विकास, उन लोगों को ये कहा जाता है पहाड़ियों, क्योंकि आपके विकास, आपका विस्तार और आपके विध्वंस के, यार किस प्रकार से विकास विस्तार होगा और फिर किस प्रकार उनका विध्वंस हो जाएगा, उसके गणित को हल करने का द्वंद्व और एकत उद्यम इस पुस्तक में, एकत प्रयास इस पुस्तक के माध्यम से आगे के द्वारा किया गया है कि आप जो लोग हैं पहाड़ी लोगों का जो वैज्ञानिकता और आधुनिकता उसके माध्यम से विकास और विस्तार जो करना चाहते हैं उसके साथ साथ अंत में उनका क्या हो जाएगा, विध्वंस भी हो जाएगा। वो बात भी इस पुस्तक में आगे जी ने इस बात की भी चर्चा की है। आगे जी की दृष्टि के कारण यात्रा भ्रमण की बजाय एक ऐसी घटना बन सकी
जिसकी क्रिया प्रतिक्रिया में अपना कुछ अगर खो जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया में अगर अपना कुछ खो भी जाता है तो बहुत कुछ मिल भी जाता है। यानी अपन कहीं पर घूमने जाते हैं, वहाँ पर अपना कुछ खो जाता है तो वहाँ पर बहुत कुछ मिल भी जाता है। अपना बहुत कुछ खोने पाने और सृजन करने का नाम अरे या वो रहेगा याद। अपना बहुत कुछ खोने पाने और सृजन करने, नया कुछ सीखने का नाम ही क्या होता है, अरे या वो रहेगा याद। अब इस पुस्तक की देखिए समीक्षा। एक बात की दुविधा है कि इस पुस्तक की समीक्षा करते समय इसे एक पुस्तक समीक्षा कहा जाए या फिर एक यात्रा वृत्तांत कहा जाए। इसके पीछे कारण ये है कि इस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते पाठक वो लगभग यात्रा ही कर लेता है। यानी पुस्तक को पढ़ते पढ़ते पाठक उसको भी ऐसा महसूस हो जाता है। इस प्रकार के शब्दांश इस पुस्तक में लिखे गए हैं, पदबंध, जिसके माध्यम से पाठक को भी ऐसा लगता है कि अपन भी एक साथ यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं। इतना सजीव चित्रण किया गया है। यानी हर एक क्षेत्र का, हर एक भौगोलिक क्षेत्र का, वहाँ की संस्कृति का, वहाँ के रहन सहन कल्चर का इतना सजीव चित्रण किया गया है कि पढ़ने वाले पाठक को भी ऐसा लगता है कि अपन भी लगभग लेखक के साथ साथ में क्या कर रहे हैं, यात्रा ही कर रहे हैं। संक्षेप में कहा जाए तो हिंदी साहित्य में यायावर नाम से विख्यात अज्ञे ने संपूर्ण भारत का भ्रमण करके, अज्ञे जी ने संपूर्ण भारत का भ्रमण करके भारतीय संस्कृति के स्थावर कृतियों, मंदिर, महल, गुफाओं पर उत्कीर्ण मूर्तियों के महल उजागर करते हुए उनके संरक्षण एवं विस्तार पर विचार किया गया है। यानी वहाँ पर अजय जी जो है भारतीय संस्कृति की स्थावर कृतियों, मंदिर हैं, जो महल हैं, जो गुफाएं हैं, उनमें उत्कीर्ण जो मूर्तियां हैं, उनके महत्व को, यानी इन मूर्तियों का महत्व कितना है, कितना महत्व रखती हैं अपने मायने, कितने मायने रखती हैं अपने जीवन में ये मूर्तियां, कितना महत्व है इनका, उनका संरक्षण करने के लिए एक विस्तार से विचार भी व्यक्त किया गया है। अज्ञेय भारतीय संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, इतिहास के पार की विचार कर रहे हैं। अज्ञेय की मान्यता है कि आधुनिक भारतीय संस्कृति का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे उसके प्राचीन स्वरूप का विकास, यानी अपने भारत देश का जो भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप है वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि प्राचीन स्वरूप का विकास हो सके। अपना प्राचीन स्वरूप कैसा था भारतीय इतिहास का, भारतीय संस्कृति का। किंतु आगे चिंता इस बात की व्यक्त करते हैं कि वर्तमान समय में आधुनिकता के नाम पर जिस प्रकार से पश्चिमीकरण की आंधी दौड़ सी लगी हुई है, यानी इस बात की चिंता है कि वर्तमान में आधुनिकता के नाम पर जिस प्रकार से पश्चिमी पाश्चात्य संस्कृति की अंधी दौड़ जो लगी हुई है, उसमें भारतीय कलाओं का विकास एवं विस्तार की अधिक संभावना नजर नहीं आती। यानी पश्चिमी सभ्यता की दौड़ के कारण हमारी भारतीय कलाओं का, जो प्राचीन भारतीय कलाएं, उनका विकास और विस्तार की अधिक संभावना बिल्कुल भी नहीं है। यानी अपनी प्राचीन संस्कृति वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है, अपने पाश्चात्य संस्कृति के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। बल्कि वर्तमान समय विनिर्मित बड़े बड़े भवन हैं, महल हैं, महल ही नहीं, छोटे छोटे घरों में बड़े, देखो, बल्कि वर्तमान समय में बनाए गए बड़े बड़े भवन है, महल ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे घरों में भी पाश्चात्यकरण की नकल है, बेतहास बढ़ती जा रही है। यानी बड़े बड़े घरों की बजाय, बड़े बड़े महलों की बजाय छोटी छोटी जो घर बनाते हैं उसमें भी अपन पाश्चात्य नकल की बेतहास दौड़ वो बढ़ती जा रही है। अपन पाश्चात्य संस्कृति को लगातार बहुत ज़्यादा अपनाते जा रहे हैं। आज भारतीय स्थापत्य नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती, यानी भारतीय स्थापत्य नाम की कोई भी चीज़ है अपने भारतीय संस्कृति में वर्तमान में नज़र नहीं आ रही है। धीरे धीरे अपने पाश्चात्य संस्कृति की तरफ वही दौड़े चले जा रहे हैं। अब देखिए भाषा शैली। आगे की भाषा शैली संस्कृतनिष्ठ है। इसी यात्रा वृत्तांत की शैली कहानीमय भी है, यानी कहानी के रूप में लिखा गया है कि किसी क्षेत्र विशेष का अगर वर्णन करेंगे तो कहानी में लिखना पड़ेगा। साथ साथ में आत्मकथात्मक शैली का भी अज्ञे ने प्रयोग किया है। ऐसा लगता है कि अज्ञे जी कोई कहानी कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि अज्ञे इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से अपन को किसी क्षेत्र विशेष की कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब उस कहानी के पात्र हैं। बीच बीच में उन्होंने संस्कृत की सूक्तियाँ भी लिखी हैं और हिंदी की कविताएं भी रची हैं, जो कि इतनी अच्छी हैं जितने अज्ञे जी के यात्रा वृत्तांत हैं। मिसाल के तौर पर अज्ञे जी की एक कविता कुछ अंश यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। जो कविताएं बीच बीच में लिखी हैं उसमें एक अंश दिया गया है, देखो। एक बार फिर रातें अंधियारी हो जाएंगी और दिन उदास, पत्तियां पीली पड़ जाएंगी और तने जलमग्न होंगे, बिच्छू और सांप के फुटकारों में क्रोध बेबस हो उठेगा। बहुत अच्छा बीच में कथन दिया गया है। पूछा जा सकता है कि यह कथन किस यात्रा वृत्तांत से लिया गया है, तो अरे या वो रहेगा याद। इस यात्रा वृत्तांत में बीच बीच में अज्ञे जी ने संस्कृत की सूक्तियाँ लिखी हैं, साथ साथ में बहुत अच्छी अच्छी कविताएं भी लिखी हैं, जिससे कि सजीवता या मौलिकता होती है वो रचना में अनायास ही आ जाती है। यायावर का टंडीरा तीस्ता के पुल की ओर बढ़ा और दिन भर टाँट सीखती रही। ये तीस्ता नदी का नाम है। अंग्रेजी का प्रयोग भी दृष्टिगोचर होता है, यानी बीच बीच में अंग्रेजी भी लिखी है। आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई शोल।
बीच बीच में अंग्रेजी का प्रयोग भी किया है, कविताओं का प्रयोग भी किया है, संस्कृत की सूक्तियाँ भी लिखी हैं। हम यूँ भी कह सकते हैं कि अज्ञेय जी ने इस यात्रा संस्मरण में विवरणात्मक शैली में भी लिखा गया है, यानी इसमें सारी चीज़ें आएंगी। बीच बीच में कहानी के रूप में भी लिखा है, यानी पढ़ते हैं तो अपन को ऐसा लगता है कि अज्ञेय जी अपने को कहानी सुना रहे हैं। और आत्मकथात्मक शैली में भी लिखा है, अज्ञेय यूँ वर्णन करते हैं कि मैं वहाँ पर गया था, इस प्रकार से किया था, यहाँ पर इतने आराम से रहा था, दुख तकलीफें मैंने झेली थी हिमालय की दुर्गम घाटियों में, वो भी सारा वर्णन है। तो वहाँ का विस्तार से वर्णन भी करना पड़ता है, तो विवरणात्मक शैली में लिखा गया है। इस शैली की प्रमुख विशेषता विवरणात्मक की यह होती है कि प्राकृतिक दृश्यों, पर्वत, मालाओं इत्यादि का विशद वर्णन करता है। यानी हिमालय की दुर्गम घाटियों का, ब्रह्मपुत्र के मैदानों का जब वर्णन करते हैं तो पूरा विवरण अपन को लिखना पड़ता है। तो अज्ञेय जी ने इसी प्रकार से लिखा है, इसलिए वहाँ के दृश्यों, पर्वत, मालाओं इत्यादि का विशद वर्णन किया है। लेखक की इस पुस्तक में यात्रा तथा संस्मरण का पंचमेल भी है, यानी यात्रा और संस्मरण दोनों एक साथ मिली हुई नजर आती हैं। आशा करता हूँ कि अरे यह वो रहेगा याद कि आपको को जो कहानी बताई है यहाँ पर, जिसका वर्णन किया, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक जरूर इसको शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।